और न ही कुछ पिएगी। मैं हैरान भी हुआ और मुतमिन भी। एक और बात जो मैंने खास तौर पर नोट की, मैं जब भी क्वार्टर पर आता मुझे देखकर इसकी आंखों में मेरे लिए अपनायत के असरार पैदा हो जाते। मुझे देखकर इसका चेहरा खिल सा जाता। वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर मुझसे बातें करती और इशारों ही इशारों से वो मुझे एहसास करवाती कि मैं किसी तरह प्रीतम को खुद से दूर कर दूं और फिर वो मुसलमान होकर मेरी हो जाएगी। मैं खुद भी इसके प्यार में गुम था। मैं जानता था कि जिस दिन इसके घर वालों का पता चल गया वो यहाँ से चली जाएगी, मगर ये कम वक्त दिल भी अजीब शय है, किसी की नहीं सुनता। बस मुझे भी इससे प्यार हो गया था, लेकिन मैं इस ख्याल से मुतमिन था कि इसे हर हाल में पालूंगा। मगर पहले वाकई ही प्रीतम का कुछ करना होगा, वरना हालात मेरे खिलाफ हो जाने थे। और वैसे भी उस वक्त जो शहर के हालात थे वो 100% मेरे हक में थे, क्योंकि जो क़यामत इस शहर में टूटी थी लोगों का मुकम्मल ध्यान उसी तरफ था। हर कोई उस आफत में परेशान था। इसलिए किसी ने भी ये सोचने या जानने की जहमत ही न की कि एक मुसलमान के घर हिंदू नारी रहती है जिसका सलूक इसके साथ खावन जैसा है। बहरहाल एक रात गाड़ी गुजर जाने के बाद बत्ती लिए प्रीतम को गोदाम की निगरानी का कहता हुआ मैं क्वार्टर की तरफ चलने लगा कि थोड़ा सा इस हसीना से टाइम पास कर लूं। बत्ती गोदाम में अक्सर सामान ज्यादा आता था, इसीलिए चोर के डर से मैं अक्सर प्रीतम की वहां ड्यूटी लगा देता कि वो इसकी निगरानी करे। उस रात भी सामान ज्यादा था, इसलिए मैंने प्रीतम की ड्यूटी लगा दी कि वो वहीं जाकर हिफाजत करे। टाइम अच्छा था, इसलिए मैं आते हुए सोच रहा था कि आज इस हसीना के सामने अपना दिल खोल के रख दूंगा, इसे ये एहसास करवा दूंगा कि मैं इससे कितनी मोहब्बत करने लगा हूँ और इसे पाने के लिए मैं किस कदर बेचैन हूँ। चारों तरफ खामोशी और सन्नाटा और गहरा अंधेरा फैला हुआ था। स्टेशन पर लाल टैंक की मध्यम रोशनी का एक शोला हवा के दोष पर रक्स कना था और मैं इसी ख्याल में गुम अपने क्वार्टर की जानब रवा दवा था। क्वार्टर आकर मैंने तेजी से दरवाजा खटखटाया तो इसने झट से यूं खोला जैसे इसे इल्म था कि मैं आ रहा हूँ और वो मेरे इंतजार में दरवाजे पर खड़ी हो। इसने मुस्कुराकर मेरा इस्तकबाल किया और फिर जल्दी से इसने दरवाजा बंद कर दिया। पूजा, अभी तक तेरे किसी भी रिश्तेदार का अता पता नहीं चल सका, मैंने चलते हुए कहा। भगवान करे पता ना ही चले, इसने आहिस्ता से कहा। तो मैंने ना समझी से कहा, क्या कहा तुमने? कुछ नहीं साहब जी, मैंने कहा मेरी किस्मत। इसने झट से झूठ बोलकर बात का रुख बदल दिया, मगर मैंने इसकी बात सुन ली थी और मुझे जितनी खुशी हुई थी ये मेरा दिल ही जानता था। आप बैठो, मैं चाय लाती हूँ। अरे नहीं, रहने दो, तकलीफ ना करो। तकलीफ किस बात की साहब जी, चाय तो मैंने बना रखी है। वो मुस्कुराए हुए चल दी। थोड़ी देर बाद वो वापस आई तो इसके हाथ में एक प्याली थी। इतनी मेहरबानी ना करो और मुझे किसी के हाथ की चाय पीने का आदी मत बनाओ। कल को तुमने चले जाना है और फिर मैं बड़ा याद करूंगा, मैंने कहा। तो वो फीकी सी मुस्कुराहट मुस्कुराई, मगर इसके चेहरे पर मायूसी सी छा गई। अभी तक तो सिर्फ प्रीतम को ही इल्म है, अगर किसी और को इल्म हो गया तो बहुत मसला हो जाएगा पूजा जी। मेरी इस बात पर वो परेशान सी हो गई और किसी सोच में गुम हो गई। इसे परेशान देखकर मेरा दिल कड़हाने लगा। मुझसे इसका ये उतरा हुआ चेहरा बर्दाश्त ना हुआ तो मैंने हिम्मत करके इसके बाजू पर हाथ रख दिया। वो हल्की सी कसमसाई। तुम फिक्र मत करो पूजा जी, मैं हूं ना, मैं इस मसले का भी कोई हल निकाल लूंगा। फिर तुम और मैं हमेशा एक साथ इकट्ठे रहेंगे। इसका बाजू पकड़ते हुए मुझे एक मुलायम सी सरसराहट का एहसास हुआ। ना जाने क्यों मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने सांप को पकड़ रखा हो। शायद ये मेरा एहसास था, लेकिन मैंने एक बार हाथ से सांप पकड़ा था और वो मैंने मारा था और इसे हाथ से पकड़कर मैंने दूर फेंक दिया था। अभी मैं मजीद कुछ और सोचता, वो मुझे कोई जवाब देती। अचानक बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। वो तेजी से मुझसे दूर हुई और मैं झट से बाहर निकलकर देखने लगा। आने वाला प्रीतम था। क्यों प्रीतम, क्या हुआ? मैंने जल्दी से पूछा। साहब जी, माल गाड़ी आई है। इस वक्त कौन सी माल गाड़ी आई है?
मुझे तो कोई इल्म ना हो सका। पता नहीं साहब जी। अच्छा खैर जल्दी चलो। मैं तेजी से बाहर निकला और इसे साथ लेता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ा, मगर मैं दिल में खूब इसको कोस रहा था। सारी फिल्म ही खराब कर दी थी कमीने ने। बहरहाल गाड़ी गुजार कर मैं प्रीतम के साथ ही बत्ती गोदाम पर बिस्तर डालकर सो गया और प्रीतम मेरे पांव दबाने लगा। मेरा वापस क्वार्टर जाने का खूब मन था, मगर मैं जाता तो प्रीतम फिर महसूस कर जाता, इसलिए मैं दिल पर जबर किए खामोश रहा। बाबूजी जल्दी से इस नारी का कुछ करें, ऐसा ना हो कि हम कहीं फंस जाएं। हाँ यार वाकई बात तो तेरी ठीक है, मगर तुम देख रहे हो कि मैंने कितनी कोशिश की है, पुलिस में रिपोर्ट भी करवा दी है, मगर कुछ नहीं बना। बहरहाल मैं मजीद सुबह कोशिश करूंगा। मेरी इस बात से वो मुतमिन हो गया। इसने बाहर सोने का इरादा मुलतवी कर दिया और अंदर कमरे में आकर सो गया, जबकि प्रीतम बाहर सिगरेट के कश लेने लगा। रात की तरीखी मजीद बढ़ गई। पूरी बस्ती के लोग खौफ के मारे घरों में दबके हुए थे और खैर की दुआएं कर रहे थे। सारी बस्ती में हू का आलम था। कुत्ते भी खौफजदा थे और दबके हुए थे। कहीं कोई इक्का दुक्का हिम्मत करके आवाज बुलंद करता, फिर वो भी खामोश हो जाता। पूरी की पूरी गलियां सुनसान और वीरान थी। अचानक बस्ती से एक हेवला सा नमूदार हुआ। इसके इर्द गिर्द सब्ज गुबार सा था। यूं लगता था जैसे ये सब्ज गुबार इसके जिस्म से निकल रहा हो। इसके चलने की रफ्तार बेहद तेज थी। वो सुनसान गलियों से होता हुआ स्टेशन की तरफ बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते इसका रुख बत्ती गोदाम की तरफ हो गया, जहां दिन भर का थका हुआ प्रीतम सो रहा था। साया चलता हुआ प्रीतम के पास आकर चारपाई पर झुका, जैसे इसके सोने या जागने का यकीन कर रहा हो, मगर प्रीतम शायद जाग रहा था। जब भी इसने तेजी से आंखें खोलकर इस हेवले को देखा तो खौफ के मारे इसकी आंखें खुली ही रह गई। अचानक प्रीतम के जिस्म पर सब्ज गुबार की एक फुहार सी पड़ी, जिसमें वो निहिलाकर रह गया। अभी वो इसी कश्मकश में था कि अचानक हेवले के जिस्म में तेजी से तब्दीली आई। इज़ाज सुकड़ने लगे और वहां एक नया वजूद तहलीक होने लगा। प्रीतम का पूरा जिस्म इस गुबार में गुम हो गया। अचानक वजूद सिमट कर एक नागिन में तब्दील हुआ। एक इच्छाधारी नागिन थी, वो जो शायद प्रीतम को अपना शिकार बनाने आई थी। इसकी आंखों की कशिश ने प्रीतम को बेबस सा कर दिया।